हेलो दोस्तों, संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक है। आप सबको दिल से वेलकम हमारे डिजिटल वेलनेस सेशन में। संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो देश भर में पेशेंट्स के लिए बहुत से प्रोग्राम एकदम निशुल्क चलाती है। इन प्रोग्राम की जानकारी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरीके से है 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। मैं एक बार फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर रिपीट करती हूँ 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको 3 चीजें कहना चाहूंगी। पहली, ये सेशन के दौरान प्लीज अपना माइक म्यूट पर रखें। दूसरी, प्लीज सेशन के दौरान एक जगह पर बैठे रहें। तीसरी, सेशन के आखिरी 15 मिनट आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जिनके सवाल का जवाब हम नहीं दे सके वो हमारे हेल्पलाइन नंबर या केयर गिवर को कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं 4 से 5 बजे के बीच में। आज की हमारी फैकल्टी और कोई नहीं, रूबी आलूवालिया जी हैं। इनके लिए मैं बस इतना कहना चाहूंगी, जितना गहरा समुंदर का पानी होता है बस कुछ उतना ही गहरा इनका कुछ करने का जज्बा है, जो हम जैसे को हर बार एक नई सीख सिखला जाता है। रूबी मैम संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर की फाउंडर हैं। ये एक कैंसर सर्वाइवर हैं और हम सबकी इंस्पिरेशन। मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज इस सेशन को हम सबके लिए यादगार और बहुत सारी बातें सीखने का माध्यम बनाएं। मैम प्लीज। Hi, good morning. I hope कि आप लोग सब अच्छे से हैं, मज़े में हैं। और हम लोगों ने परसों अपना 1 महीने का पहला बैच ख़त्म किया था और आज हम लोग एक न्यू बैच शुरू कर रहे हैं। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं या जो लोग पिछले वाले सेशन में थोड़ा देर से आए थे, उनके लिए इसका जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ, वो मैं थोड़ा सा शेयर करती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं खुद से कैंसर सर्वाइवर हूँ और जब मेरा ट्रीटमेंट खत्म हुआ था कैंसर का, तो मैं जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि अब आप कैंसर फ्री हो, आपका ट्रीटमेंट खत्म हो गया है और अब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। स्टेज 3 का कैंसर था। मैंने सुना कि कैंसर ठीक हो गया है, बड़ा मुश्किल होता है, तो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। तो फिर मैंने लेकिन डॉक्टर से पूछा कि ओके, अभी मेरा कैंसर ठीक हो गया है, लेकिन मुझे ये बताइए कि मुझे दोबारा कैंसर नहीं हो, इसके लिए मुझे कौन सी दवाई खानी। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, उसके लिए कोई दवाई नहीं है। तो ऐसे नहीं, कैंसर दोबारा नहीं हो इसके लिए कोई दवाई नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी इसके लिए कोई दवाई नहीं बनी है कि जो हम आपको दे दें और हम आपको बोलें कि आपको कैंसर दोबारा नहीं होगा। तो उस दिन मुझे ये बात समझ में आई कि कैंसर ठीक होना एक बात है और कैंसर फ्री जिंदगी बिताना दूसरी बात है।
तो कैंसर ठीक होने में तो डॉक्टर्स हमारी बहुत सारी मदद कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम कैंसर फ्री रहें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे खुद से लेनी पड़ेगी। ये मुझे उस दिन समझ में आया। दूसरी बात जो मुझे समझ में आई अपने ट्रीटमेंट के दौरान, वो ये थी कि सेम स्टेज का कैंसर, सेम ऑर्गन का कैंसर और सेम ट्रीटमेंट, जब इतने लोगों के ऊपर होता है तो हर आदमी के ऊपर इफेक्ट अलग 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 होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस ट्रीटमेंट से बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं और उनका कैंसर ठीक हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ठीक हो जाता है लेकिन दोबारा से हो जाता है। तो मेरे को ये समझना था कि ऐसा क्या होता है जो डिटर्मिन करता है कि मेरा कैंसर इस दवाई से पूरा का पूरा ठीक हो जाए। तो कुछ तो है जो मेरे हाथ में भी है। फिर कुछ जेनेटिक कैंसर की बात होती है कि अगर आपके अंदर जीन होता है तो कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो एक और चीज जो मेरे दिमाग में हमेशा आती थी कि डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि 85%, जब बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है किसी को जेनेटिक कैंसर होने की, तो 85% है। इसका मतलब कि 15% है जो नहीं है। तो वो 15% किस चीज पे डिपेंड करती है? और जो 85% प्रोबेबिलिटी होती है वो भी सबको कैंसर नहीं हो जाता। जेनेटिक कैंसर भी ऐसा नहीं है कि अगर आपके पेरेंट को है और वो जेनेटिकली बहुत हैवी है तो आपको हो जाएगा या आपके बच्चे को हो जाएगा, ऐसा ऐसा नहीं होता है। तो अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता, और जिनको हो जाता है तो क्यों हो जाता है? तो मुझे ये 3 बातें समझनी थी। आपको समझ में आया? एक तो ये कि कैंसर से ठीक होना एक चीज है, कैंसर फ्री रहना दूसरी चीज है। कैंसर के ठीक होने में डॉक्टर्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन कैंसर फ्री रहने के लिए मुझे खुद से अपने ऊपर काम करना है। दूसरा, सेम ट्रीटमेंट अलग अलग पेशेंट के ऊपर अलग अलग इफेक्ट क्यों दिखाता है? ऐसा क्यों होता है? जब हम हाई बीपी की दवाई खाते हैं तो जैसे ही हाई बीपी की आपने दवाई खाई, सब पेशेंट्स के अंदर बीपी लो हो जाता है। जिनकी शुगर हाई रहती है तो जब डॉक्टर दवाई देते हैं तो शुगर लेवल्स कम हो जाते हैं सब पेशेंट्स के अंदर। कैंसर के अंदर ऐसा क्यों होता है कि हर दवाई हर पेशेंट के ऊपर अलग तरह से काम करती है? और तीसरी बात ये कि जेनेटिक कैंसर्स में भी 15% वो क्या चीज है जो हमें बचा ले जाती है। तो जब मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो इसका 2 रिजल्ट हुआ। एक तो ये कि मैंने जो किताब लिखी है फ्रेग्रेंस ऑफ अ वाइल्ड सोल, आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ी होगी किताब। अभी हिंदी में भी ट्रांसलेट हो रही है तो मेरे ख्याल 1 आध महीने में हिंदी में भी आ जाएगी। तो उस किताब के अंदर मैंने ये एक्सप्लोर किया कि मेरा कैंसर कहाँ से आया था, क्यों हो गया था। पहले मुझे ये समझ में आए कि कैंसर हो क्यों गया था, तभी तो संभाल पाऊंगी ना कि आगे से नहीं हो। जब तक यही बात नहीं समझ में आएगी कि हो क्यों गया था, तो आगे से कैसे संभाल पाऊंगी कि मुझे नहीं हो। मैं तंबाकू नहीं खाती थी, मैं सिगरेट नहीं पीती थी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करती थी जिसके बारे में बात होती है कि उससे कैंसर हो जाता है। तो अगर मैं तंबाकू खाती होती तो मैं डिसाइड कर लेती थी कि मैं तंबाकू नहीं खाऊंगी। मैं अगर सिगरेट पीती होती तो मैं डिसाइड कर लेती हाँ मैं अब से सिगरेट नहीं पीऊंगी। अगर मैं बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रही होती तो मैं डिसाइड कर लेती हाँ मैं करना शुरू कर दूंगी। लेकिन अगर मैं ये सब ऑलरेडी
ठीक ठाक कर रही थी, तो मुझे कैंसर क्यों हो गया था। ये समझने के लिए, खुद से समझने के लिए मैंने वो किताब लिखी, और उसको किताब को शेयर इसलिए किया ताकि सभी लोगों को अपनी अपनी स्टोरी समझ में आए कि हमारी जिंदगी में क्या हुआ था, क्योंकि ये समझ लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गौसिया, आप बाद में डिटेल्स किताब के शेयर कर दीजिएगा सबके साथ। हाँ जी मैम। ओके, तो एक तो ये चीज हुई। फिर दूसरा, मैंने संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर को शुरू किया। अब इसमें जो एक प्रोग्राम हम लोग करते हैं, बाकी प्रोग्राम्स की मैं किसी और दिन बात करूंगी, आज सिर्फ उस प्रोग्राम की बात करूंगी जो हम आपके साथ आज शुरू करने वाले हैं। तो मुझे जो ये बात समझ में आई कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे खुद लेनी है, तो किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मुझे करना क्या है, तो मैंने इसके ऊपर और रिसर्च की, और पता चला कि जो हमारी इम्यूनिटी है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कैंसर हो जाने में। अगर हमारी इम्यूनिटी कंसिस्टेंटली लो रहती है तो हमें काफी सारी बीमारियां हो सकती हैं, और उसमें से एक कैंसर भी है। और अगर हमें कैंसर को ठीक करना है, तो अगर हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे तो कैंसर जो है धीमे 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 अपने आप कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप लोगों को सबको मालूम है कि हम सबके अंदर कैंसर के सेल्स होते हैं, हम सबके अंदर कैंसर के सेल्स होते हैं। तो अगर ऐसा है कि कैंसर के सेल्स सबके अंदर हैं, तो कुछ लोगों में क्यों ऐसा हो जाता है कि गांठ बन जाती है, ट्यूमर बन जाता है, और डॉक्टर कहते हैं कि आपको कैंसर हो गया है। तो आपको ये समझना है कि रोज आना की जिंदगी में हमारे कैंसर के सेल्स जब भी अग्रेसिव होते हैं, तो हमारी जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी क्या है, हमारी अपनी अंदर की शरीर की, मेरे अपने शरीर की लड़ने की शक्ति। तो जब ये कैंसर के सेल्स अग्रेसिव होते हैं तो हमारे इम्यूनिटी के सेल्स उनको पहचान लेते हैं, क्योंकि कैंसर के सेल्स पे एक अलग तरह की प्रोटीन की लेयर होती है। तो ये इम्यूनिटी सेल्स, जिनको टी सेल्स बोलते हैं, टी सेल्स बोलते हैं, तो ये इन कैंसर सेल्स के अंदर घुस के और उनको फोड़ते रहते हैं। और आप लोगों को मालूम है हमारा सिस्टम पत्थर के जैसा नहीं है, सॉलिड नहीं है, सब कुछ चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। तो ये कैंसर के सेल्स भी अग्रेसिव होते रहते हैं, चलते रहते हैं, और ये इम्यूनिटी के सेल्स भी सारे शरीर के अंदर चलते रहते हैं। तो इनको जैसे जैसे कोई भी कैंसर के सेल दिखता रहता है अग्रेसिव होते हुए, वो उसके अंदर घुसते रहते हैं, उसको फोड़ते रहते हैं। रोजाना की जिंदगी में हमारी शरीर के अंदर ये प्रक्रिया चलती रहती है। हमारे शरीर के अंदर ये प्रक्रिया हर उस चीज के लिए चलती है जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, चाहे वो कोई वायरस हो, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो, चाहे वो कैंसर के सेल्स हो। होता है ना कि हमें जब वायरल फीवर हो जाता है तो फीवर हो जाता है। तो अगर मुझे वायरल फीवर है और मेरे आसपास 10 लोग बैठे हुए हैं, तो मेरा जो वायरस का इन्फेक्शन है उन 10 को लगेगा, लगेगा ही, वो वायरस पहुंचेगा ही 10 लोगों को, लेकिन सबको बुखार नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी उनकी अच्छी है और वायरस उनके अंदर गया और शुरू में ही इम्यूनिटी ने उसको मार दिया। लेकिन कुछ लोगों की इम्यूनिटी, अगर 2 लोगों की इम्यूनिटी 10 में से कम है, तो क्या होगा, वायरस भी लड़ता रहेगा, इम्यूनिटी भी कोशिश, इम्यूनिटी के सेल्स भी कोशिश करते रहेंगे, और इस चक्कर में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसको हम कहते हैं वायरल का बुखार हो गया।
तो हमारे शरीर के अंदर खुद ब खुद एक सेल्फ हीलिंग सिस्टम है जो काम करता है, बशर्ते कि हम उसको काम करने दें। अभी मेरे को प्लीज आप लोग हाथ खड़ा करके ये बताइए कि आपको इतनी बात समझ में आ गई या इतनी बात के बारे में कोई क्वेश्चन है, फिर हम आगे जाएंगे। आप लोगों को अगर मैम जो कहें वो समझ में आया तो प्लीज ऐसे कर दीजिए या ऐसे कर दीजिए। क्योंकि अगर ये बात समझ में नहीं आएगी तो पूरा 1 महीना का कोर्स जो है आप अपने आप को अच्छा करने के लिए ठीक से यूज नहीं कर पाए। क्या है गौसिया? मैम मेजॉरिटी आर सेइंग यस। किसी का कोई क्वेश्चन है? आप में से अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज अपना हाथ उठाएं। मैम नो क्वेश्चन एज ऑफ नाउ। तो मैं अज्यूम करती हूँ कि आप सब लोगों को ये बात समझ में आ गई। तो अब अगर इम्यूनिटी का ही पूरा रोल है कि जब मेरी इम्यूनिटी कम होती है तो बहुत सारी बीमारियां मुझे हो सकती हैं और उसमें से एक कैंसर भी है, और जब मेरी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो मैं किसी भी बीमारी को हरा सकती हूँ और उसमें से एक कैंसर भी है। तो इससे हमें ये बात समझ में आई कि मुझे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना है। अगर मुझे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना है तो मुझे ये बात समझ में आनी ही चाहिए कि मेरी इम्यूनिटी, मेरा सेल्फ हीलिंग सिस्टम, मेरी अंदर की शारीरिक और मानसिक शक्ति जो मुझे हेल्प करती है एक हेल्दी बॉडी रखने के लिए, वो किस चीज के ऊपर निर्भर करती है, ये तो समझ में आना ही चाहिए, isn't it? अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अगर ह्यूमन बॉडी है, ये अगर इंसान की बॉडी है, गौसिया ये क्लियरली दिख रहा है क्या? यस मैम। ऑल राइट। तो अगर ये ह्यूमन बॉडी है और इसमें हमको सपोज कैंसर हो गया है, ठीक है, यहाँ पे हमको कैंसर हो गया, तो डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर ने हमारी सर्जरी की, ऑपरेशन किया और इस कैंसर की गांठ को, ट्यूमर को बाहर निकाल दिया। तो हमारे शरीर से ये गांठ चले गई, ये बाहर आ गई है। फिर डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर ने देखा कि शायद हो सकता है कुछ 8, 10, 15, 20, 25, 30 सेल्स जो हैं कैंसर के शायद अभी भी इधर उधर छिटक के हमारे शरीर में रह गए हैं। तो उन्होंने क्या किया? इस हमारे पार्ट को रेडिएशन दिया, जिसको हम लोग लाइट बोलते हैं, ताकि वो भी जल जाए। उसके बाद हो सकता है डॉक्टर ने पेट स्कैन किया या डॉक्टर ने कोशिश की कि हमारा कैंसर शायद मेटास्टेटिक हो गया था, तो हो सकता है कि कैंसर का सेल यहाँ कहीं भी हो। तो डॉक्टर ने क्या किया? हमको केमोथेरेपी जब दी, ये दवाई अंदर गई और इसने हर वो सेल जो तेजी से मल्टीप्लाई होता है, कैंसर उसमें से एक है, उन्होंने सारे वो सेल्स को मार दिया जो तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं। तो कैंसर के सेल्स वो भी मर गए। इसी चक्कर में हमारे बाल नहीं आते हैं जब केमोथेरेपी होती है, नाखून नहीं बढ़ते हैं, हमारे जो जीभ है, जो हमारी टंग है, वो ब्लू हो जाती है, उसमें टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि वो सेल्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो केमोथेरेपी में कैंसर के सेल्स के साथ साथ वो भी मर जाते हैं। तो अब ये तीनों चीजें हो गई, सर्जरी हो गई, रेडिएशन हो गया और केमोथेरेपी भी हो गई।
सो सर्जरी हो गई, रेडिएशन हो गया, केमोथेरेपी भी हो गई, तीनों चीज हो गई, और डॉक्टर ने बोला कि अब हमारा कैंसर ठीक हो गया है। ओके, कैंसर हमारा अब ठीक हो गया है। लेकिन अब समझनी ये बात है कि हमें कैंसर कहाँ से आया था। मेरे पास क्या कैंसर बाहर से आया था? नहीं, मेरे पास कैंसर आया कहाँ से था? मेरे अंदर से उत्पन्न हुआ था, मेरे अंदर से जनरेट हुआ था ये कैंसर, मेरे अपने अंदर से जनरेट हुआ था ये कैंसर। तो अगर मेरे अंदर से उत्पन्न हुआ था, मेरे अंदर से जनरेट हुआ था, तो मेरे शरीर का जो वातावरण है वो कुछ इस तरह का था कि उसमें कैंसर का जन्म हुआ। अब डॉक्टर ने एक बार ये निकाल दिया, खत्म हो गया। लेकिन अब इस बात को ऐसे समझिए कि अगर कोई तालाब है जिसका पानी गंदा हो गया है और उसमें मच्छर होते रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दवाई छिड़क देते हैं, उस तालाब के पानी के ऊपर दवाई छिड़क देते हैं ताकि मच्छर मर जाएं। फिर 3 दिन बाद फिर हम देखते हैं कि मच्छर हो गए, हम फिर से दवाई छिड़क देते हैं। अब अगर हम रोज रोज दवाई छिड़कने लगेंगे उस तालाब में, तो वो पानी पीने लायक नहीं रह जाएगा, क्योंकि उस पानी में इतना जहर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बार 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 दवाई अपने अंदर लेते रहेंगे तो हमारा सिस्टम जहरीला हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें किसी स्टेज पे ये समझना ही पड़ेगा कि मेरा जो वातावरण है वो गंदा, या उसके अंदर ऐसा क्या हो गया कि कैंसर के सेल्स अग्रेसिव हो गए। तो तालाब का पानी हम क्या करेंगे? 1-2 बार दवाई छिड़कने के बाद हम उस पानी को, गंदे पानी को बाहर निकालेंगे और उसको साफ पानी से भर देंगे। तो मच्छरों से परमानेंट छुटकारा पाने का तरीका सिर्फ वही है कि हम तालाब के पानी को साफ करें। मच्छरों को मारना इलाज नहीं है, परमानेंट इलाज नहीं है। 1-2 बार कर सकते हैं, पर वो परमानेंट इलाज नहीं है। तो हमें क्या करना है? तालाब के पानी को चेंज करना है, साफ पानी भरना है। ऐसे ही हमारे शरीर में डॉक्टर ने दवाई दे दी है, बाहर निकाल दिया है कैंसर को, सब ठीक है। अब या जिन लोगों का अभी ट्रीटमेंट हो रहा है उनके केस में डॉक्टर, मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि आपका कैंसर ठीक कर देंगे। तो लेकिन आपको अपने अंदर के पानी को समझना ही है, उसको चेंज करना ही है, क्योंकि बार बार हम मच्छर पे दवाई नहीं छिड़क सकते हैं। तो ये जो हमारा वातावरण है, ये जो हमारा वातावरण है, ये ही हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को डिसाइड करता है कि ऊपर रहेगी या नीचे रहेगी। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो वातावरण है मेरे शरीर का, जिसमें कैंसर उत्पन्न हुआ, वो किस चीज पे निर्भर करता है। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? तो मुझे हाथ खड़ा करके प्लीज बता दीजिए कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि हमारा जो कैंसर है अंदर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हमें अपने वातावरण को समझना और चेंज करना है। इसके लिए आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो अभी पूछिए प्लीज। आप लोगों को अगर कोई भी सवाल है तो प्लीज चैट पे लिख दीजिए या थम्स अप कर दीजिए तो भी समझ आए कि आगे चले। मैम जैसे 1-2 क्वेश्चंस आए हैं कि प्लीज। हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी एंड बैड्स सेल कैसे बनते हैं? ऑलराइट, तो इम्यूनिटी हम कैसे इंप्रूव करेंगे इसकी तो मैं आगे बात करने ही वाली हूँ।
और बैड सेल्स मैंने आपको बताया कि कैंसर के सेल्स हर हर आदमी के अंदर होते हैं, हर आदमी के अंदर कैंसर सेल्स होते ही हैं। ध्यान ये रखना है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो इतनी स्ट्रांग रहे कि जो भी बैड सेल्स जिनको आप कह रहे हैं, वो बैड वायरस भी हो सकता है, बैड बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई भी चीज हमारे शरीर में आए या शरीर में हो जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, मैं उसको ध्यान दे सकूं। ये ऐसी वाली बात हो गई कि जैसे कोई चोर है, तो चोर हमारे घर में आए तो हमारे दरवाजे इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि वो तोड़ नहीं पाए। अब उसमें घुस के कि वो चोर क्यों बना था, वो तो फिर बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, उसको करेंगे कवर किसी टाइम, लेकिन अभी अपने दरवाजों को स्ट्रांग करने वाली स्टोरी पे रहते हैं। तो हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारा जो अंदर का वातावरण है, वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। और वो 3 चीजें कौन सी हैं? वो 3 चीजें वो हैं जिनको हम अपने अंदर डालते रहते हैं। तो अगर 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 आपके घर में कोई बर्तन है, तो अगर आपने उसमें दूध डाला तो वो दूध से भरेगा, पानी डाला तो पानी से भरेगा, अगर आपने फलों का रस मिला के डाला तो वो रस से भर जाएगा, या आपने तीनों का कॉम्बिनेशन कर दिया तो वो तीनों चीजों से भर जाएगा। तो आप जो डालेंगे उससे वो बर्तन भर जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर का जो पानी है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि हम इसके अंदर डालते क्या रहते हैं, isn't it? तो हम क्या है जो चीजें डालते हैं? एक सबसे पहले खाना पीना, हम जो खाते हैं और हम जो पीते हैं, जो हमारे अंदर जाता है वो हमारे वातावरण को डिसाइड करता है। तो हम ऐसा क्या खाएं, हम किस कॉम्बिनेशन में खाएं, हम किस समय पे खाएं और हम किस भाव से खाएं, ताकि जो कुछ भी हमारे अंदर जाए वो मेरे अंदर के वातावरण को शुद्ध ही करे, वो मेरे अंदर के वातावरण को, मेरे अंदर के पानी को सड़ाए नहीं, बल्कि सुगंधित कर दे, फ्रेग्रेंट कर दे, मेरे अंदर के पूरे एटमॉस्फेयर को फ्रेग्रेंट कर दे। तो मैं क्या खाती हूँ, मैं किस समय पर खाती हूँ, मैं किस कॉम्बिनेशन में खाती हूँ और मैं किस भाव से खाती हूँ। तो ये 4 चीजें खाने पीने के बारे में डिसाइड करती हैं कि मेरा वातावरण अंदर का कैसा रहेगा। तो ये एक चीज हो गई। अब इसमें थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, क्योंकि मैंने इसमें बात की कि किस भाव से खाते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब आपका भाव सही नहीं होता है खाने का, तो जो हम अंदर खाते हैं, कितना भी अच्छा खाना खाएंगे, वो हमारे शरीर को लगेगा कब? तभी ना जब वो पचेगा। अगर पचेगा नहीं तो शरीर को लगेगा नहीं। और पचेगा कब? जब हमारी जो पाचन शक्ति है वो अच्छे से काम कर रही है, तभी पचेगा। और पाचन शक्ति अच्छे से काम कब करेगी? तब जब हमारे दिमाग में शांति होगी, फितूर नहीं होगा। अगर हमारे दिमाग में परेशानी है, दुख है, गुस्सा है, तो उस समय पे क्या होगा? मेरा जो दिमाग है वो शरीर को सिग्नल देगा कि अभी तुमको इससे डील करना है। तो जब गुस्सा करते हैं तो कितनी तेजी से सांस लेने लगते हैं, हमारा बीपी बढ़ जाता है। क्यों होता है ये सब? क्योंकि शरीर
तैयारी करता है ताकि आपके गुस्से को डील कर सके। अब जब शरीर इस चीज की तैयारी कर रहा है तो आपकी पाचन शक्ति बंद है, और आप इस समय पे खाते रहेंगे तो क्या होगा, वो पेट में जाके सड़ेगा खाना, और सड़ेगा तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, एसिडिटी बनेगी, और एसिडिटी और टॉक्सिसिटी के ऊपर कैंसर के सेल्स पलते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं कैंसर के सेल्स, ये जो एसिडिटी और टॉक्सिसिटी हम क्रिएट करते हैं। आपका एक रोजमर्रा का एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि जब हम बहुत परेशानी में होते हैं, बहुत दुख में होते हैं, तो और उस समय कोई कहता है कि थोड़ा सा खाना खा लो, तो हमें यहाँ पे महसूस होता है ना जैसे यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, और हम कहते हैं नहीं नहीं अभी मत देना, मैं बिल्कुल इस समय पे नहीं खा पाऊँ, है ना, यहाँ पे महसूस होता है जैसे कुछ गांठ जैसी रखी हुई है। तो क्या होता है, उस समय पे शरीर बता रहा है कि मैं अभी पचाने की स्थिति में नहीं हूं। अगर तुम अभी खाओगे तो क्या होता है, कभी कभी कोई जबरदस्ती खिला दे ऐसे में तो उल्टी हो जाती है, क्योंकि शरीर ने बिल्कुल सिस्टम को यहां से बंद कर दिया। तो ये एक्सट्रीम दुख में होता है, एक्सट्रीम परेशानी में होता है, इतना जो फीलिंग होती है। लेकिन अक्सर या ज्यादातर खाना खाते समय या खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले हम इसी तरह की भावना में रहते हैं कि हमारे अंदर ये छोटी छोटी गांठ रहती है, और जब खाना अंदर जाता है तो ठीक से पच नहीं पाता है, और नहीं पचता है तो एसिडिटी बनती है, और फिर हम कहते रहते हैं कि मैं तो जो भी खाती हूँ उससे एसिडिटी बनती है, मैं इतना अच्छा खाना आजकल खा रही हूँ उससे भी एसिडिटी बनती है। क्योंकि हो क्या रहा है, यहाँ से भाव क्या है खाने का, तो हमें क्या खाना है, किस समय पे खाना है, किस कॉम्बिनेशन में खाना है, और किस भाव से खाना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो हमारे जो यहाँ पे सेशंस होंगे अगले 1 महीने पे, उनमें से कुछ सेशंस इस चीज के ऊपर होंगे। तो एक हो गई खाना खाने के बाद। दूसरी चीज जो हम अपने अंदर लेते हैं वो होती है, वो होती है सांस। हम अंदर सांस लेते हैं, तो हम जब अंदर सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है, जो ऑक्सीजन जाती है वो हमारे सिस्टम को एल्कलीन बनाती है। दोबारा रिपीट करती हूँ, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, और ये ऑक्सीजन हमारे सिस्टम को एल्कलीन बनाती है, और जब एल्कलीन बनाती है तो वो एसिडिटी को मारती है। तो अगर आप सांस को गहरी लेंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी, और ऑक्सीजन अंदर जाके आपकी एसिडिटी को, आपकी टॉक्सिसिटी को खत्म करेगी। लेकिन रोजमर्रा की जो हमारी जिंदगी है उसमें हम सांस जो है बस यहीं तक लेते हैं, यहाँ तक, और फेफड़े कहाँ है, नीचे। तो जहां पे सांस जाके और प्रोसेस होनी है वहां तक तो हम सांस को जाने ही नहीं देते, क्योंकि हम तो किसी और चीज में उलझे हुए हैं। कभी गुस्सा आ रहा है, कभी परेशानी हो रही है, कभी एंजाइटी हो रही है, कभी जल्दबाजी हो रही है, कभी बहुत गिल्ट फील हो रहा है, कभी बहुत दुख फील हो रहा है, कभी ईर्ष्या फील हो रही है। जब भी ये सारी चीजें हमें फील हो रही हैं, हमारी सांस छोटी हो ही रही है। उस समय पर हमारी सांस छोटी हो ही रही है, तो जितनी ऑक्सीजन अंदर जानी चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं जा रही है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम सांस के ऊपर कितना ध्यान देते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सांस की खूबसूरती ये है कि आप उसके ऊपर जितना ध्यान देंगे वो खुद ब खुद उतनी गहरी हो जाएगी। आपको
ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुबह प्राणायाम हम लोग करेंगे और वो हम लोग सिखाएंगे, लेकिन दिन भर में आपका जब भी ध्यान अपनी सांस के ऊपर आएगा, वो खुद ब खुद गहरी हो जाएगी और आपके अंदर ऑक्सीजन की वो मात्रा जाएगी जो आपके लिए, आपके शरीर को ठीक रखने के लिए जरूरी है। तो अभी हमने दो चीजों की बात की, एक ये कि हमारा खाना पीना और दूसरा ये हमारा सांस लेना। तो एक बार फिर से गौसिया पूछ लीजिए, आर वी गुड टू गो, या अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। जी मैम, आप में से अगर किसी को कोई सवाल है अब तक जो मैम ने बताया उसको लेके, तो प्लीज अपना हाथ उठा लें। आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, अगर आप चाहते हैं कि मैम एक बार फिर रिपीट करें, तो प्लीज अपना हाथ उठाएं ताकि मैं मैम से रिक्वेस्ट कर सकूं। जी मैम, आपको क्या रिपीट करना है? BE? हाँ जी जी मैम, ये मम्मा है सोपत भाई, ये जो खाना खाती है ना तो इसकी एसिडिटी बहुत बनती है। हाँ पाचन पूरा। हाँ, क्या नाम है आपका? सोपत भाई। मैंने आपको अभी बताया कि एसिडिटी हमारे शरीर के अंदर क्यों बनती है। आपको वो बात समझ में आई कि एसिडिटी क्यों बनती है? तो अब इसके दो कारण हो सकते हैं। खाना या तो वो गलत खा रहे हैं, या गलत समय पे खा रहे हैं, या गलत कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं, या वो अंदर से इतने ज्यादा परेशान हैं कि जो खाना खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है, वो सड़ रहा है, और अगर वो सड़ रहा है तो एसिडिटी बन रही है। सांस वो पूरी ले नहीं रहे हैं जो एसिडिटी को मारती है। तो अगर ये चीजें वो नहीं कर रहे हैं तो एसिडिटी बनती रहेगी। आप जब ये कोर्स धीमे धीमे अटेंड करते रहेंगे तो पूरी बात आपको समझ में आती रहेगी। आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि क्या क्या चीजों पे हमारी इम्यूनिटी डिपेंड करती है। अब हम आगे के सेशंस में ये बताएंगे कि वो काम कैसे करेगी। आपको ये बात समझ में आई? गौसिया, जस्ट चेक विद हर। जी मैम, आपको क्लियर हुआ? जी मैम। ठीक है, तो ये धीमे धीमे आपको पूरी बात समझ में आएगी और जब तक ये कोर्स खत्म होगा, आई होप कि आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और मेरी बात बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए सभी लोग, और अपने पूरे जहन में उतार लीजिए कि जिन लोगों की एसिडिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कई केसेस में ऐसा होता है एसिडिटी उतनी फील नहीं होती है जितनी शरीर के अंदर होती है। जिस दिन एसिडिटी शरीर की खत्म हो जाएगी उस दिन कैंसर की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। ओके, तो इसके ऊपर काम करना ही है। मैं आगे चलूं गौसिया, और कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं मैम, गुड टू गो। गुड टू गो, ऑल राइट। तो दूसरी चीज हम लोगों ने सांस के बारे में बात की। आप ऐसा समझिए, सपोज मुझे कोई ये कहता है कि मेरी जो जिंदगी है वो इस मोबाइल के ऊपर निर्भर है। ठीक है, मतलब ये मोबाइल है तो मेरी जिंदगी है, ये मोबाइल नहीं है तो मेरी जिंदगी नहीं है। तो मैं क्या करूंगी? इस मोबाइल को हमेशा अपने पास रखूंगी। इस मोबाइल के ऊपर मेरा ध्यान हमेशा रहेगा। अगर मैं आपका सेशन भी ले रही हूँ तो बीच बीच में देखते रहूंगी कि ये मोबाइल है या नहीं है पास में, या मैं कहीं बाहर भी जाऊंगी तो मेरा ध्यान इस मोबाइल पे रहेगा, क्योंकि मुझे बता दिया गया है कि ये मोबाइल गया तो मेरी लाइफ गई। ओके, तो मुझे ये मालूम है कि इस मोबाइल पे मेरी जिंदगी निर्भर है।
अब ये सोचिए कि हमारी जो सांस है उसके ऊपर हमारी जिंदगी निर्भर करती है ना। हमारी जो जिंदगी है वो हमारी सांस के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन हमारा कितना ध्यान उस सांस के ऊपर रहता है? बिल्कुल नहीं रहता। 15 चीजों के ऊपर रहता है, पर अपनी सांस के ऊपर, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, उस पे हमारा ध्यान नहीं रहता। और जैसा मैंने पहले बताया कि सांस की खूबसूरती ये है कि जैसे ही आपने उस पे ध्यान दिया वो खुद ब खुद गहरा हो गया। बस इतना ही करना है, सांस पे ध्यान को रखे रहना है। जब भी पॉसिबल हो अपने सांस के ऊपर आइए, जब भी पॉसिबल हो अपने सांस के ऊपर आइए, क्योंकि ये सांस से ऑक्सीजन अंदर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर जाके एसिडिटी को खत्म कर रही है और भी बहुत सारे काम कर रही है। एसिडिटी को कम कर रही है और उससे हमारे कैंसर के सेल्स को बेस नहीं रहता है जिंदा होने का, वो खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। तो एक तो ध्यान रखेंगे सांस के ऊपर, और दूसरा हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसको सीधा करके बैठेंगे। जब भी बैठ रहे हैं, जब भी खड़े हो रहे हैं, तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एकदम सीधी रहनी चाहिए। क्यों सीधी रहनी चाहिए? जैसे पाइप के ट्यूब होती है, उसके अंदर अगर आप पानी डालेंगे लेकिन वो ऐसे तुड़ी मुड़ी होगी तो पानी अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ऐसे ही सांस पूरी अंदर जाए उसके लिए रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। तो सांस लेना तो कितना आसान है। सबसे पहले फ्री है, कोई पैसा किसी को नहीं देना, कोई फीस नहीं देनी। दूसरा, कुछ करना नहीं है, सिर्फ उस बेचारे को थोड़ा सा आपका ध्यान चाहिए और रीढ़ की हड्डी सीधी चाहिए। बाकी प्रक्रिया तो खुद से होती रहती है। हम लोग कर सकते हैं क्या? अभी तो कैंसर जैसी बीमारी हो गई है, या जिनको और भी कोई बीमारी है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो आर्थराइटिस हो, कोई भी बीमारी हो, अगर हमने सांस तरीके से लेना सीख लिया तो जिंदगी की शारीरिक और मानसिक जितनी भी उलझने हैं सब खत्म हो जाएंगे। तो हम इसको किस तरह से करेंगे ये हम आपको आगे वाले सेशंस में बताएंगे। सो खाना पीना, सांस लेना दूसरी चीज। तीसरी चीज जो है, जो हमारे अंदर जाती है और हमारे अंदर के वातावरण, हमारा अंदर का वातावरण उसके ऊपर निर्भर करता है, वो है हम किस तरह से सोचते हैं। हम किस तरह से सोचते हैं वो कैसे आपके शरीर के सेल्स को इफेक्ट करता है, ये मैं आपको बताती हूँ। अभी हम लोग सब यहाँ पे बैठे हुए और सब आराम से बैठे हैं, किसी कमरे में बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हुए हैं, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को अभी बोल दूं कि आपको बहुत तेजी से 2 किलोमीटर लंबा भागना है, बहुत तेजी से, तो आप लोगों में से ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे कि नहीं, मैं नहीं भाग सकती हूँ, मैं भाग नहीं सकता हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं बहुत समय से भागा नहीं हूँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है, मुझे तो सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, नहीं मैं भाग नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अभी अगर आपके सामने कोई जंगली कुत्ता आ जाए तो सब लोग भागेंगे? सब लोग भागेंगे कि नहीं भागेंगे? कोई ऐसा है कि नहीं भागेगा? तो जब आप भागेंगे तो आप इतनी तेज भागेंगे जितनी तेज आज
कभी नहीं भागे होंगे। तो कैसे वो शक्ति अंदर आ जाएगी इतनी तेज भागने की, जो अभी 2 मिनट पहले तक नहीं थी? कहाँ से आई वो शक्ति? क्योंकि मैंने वो जानवर को देखा, मेरे दिमाग ने ये बताया पूरे शरीर को कि यहाँ पे एक आपातकालीन स्थिति है, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो मैं एड्रेनलिन रिलीज होना है शरीर के अंदर। एड्रेनलिन रिलीज होता है तो शरीर के अंदर शक्ति बढ़ती है, एकदम एनर्जी आ जाती है, तो एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी यूज करके आप उतनी तेज भागते हैं। तो ये तो मैंने आपको जंगली कुत्ते का एग्जाम्पल दिया, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में ये जो जंगली कुत्ता है ये सच्ची का नहीं है, हमारे दिमाग का है। तो हम यहाँ पे बैठे हुए बात कर रहे हैं, अच्छी बात हो रही है, मेरे फायदे की बात हो रही है, पर बहुत सारे जंगली कुत्ते लगातार यहाँ पे भागे चले जा रहे हैं। तो जब ये जो जंगली कुत्ते मेरे दिमाग को दिख रहे हैं, जो है नहीं, तो लेकिन दिमाग नहीं पहचान पाता है कि सच्ची के कुत्ते नहीं है वो मेरे दिमाग के कुत्ते हैं। तो क्या करता है दिमाग? दिमाग एड्रेनलिन रिलीज करने को बोलता ही है शरीर, तो वो एनर्जी रिलीज होती रहती है, एनर्जी रिलीज होती रहती है। अब वो एनर्जी रिलीज तो होती रहती है, लेकिन हम दौड़े नहीं, हमने जंगली कुत्ते से लड़ाई की नहीं, तो वो एनर्जी यूज अप नहीं हुई। जब वो एनर्जी यूज अप नहीं हुई तो वो एसिडिटी के अंदर कन्वर्ट हो गई, वो कहीं भाग तो जाएगी नहीं। तो हम लोग लगातार ये काम करते रहते हैं। अपने दिमाग में हम सभी लोगों ने बहुत सारे कुत्ते पाले। किसी का ये है कि मेरा जो हस्बैंड है वो मेरा ध्यान नहीं रखता है, किसी का ये है मेरा बेटा नौकरी नहीं करता है, किसी का ये है मेरी बेटी मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है, किसी का ये है मेरी जो सास है वो तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, किसी का ये है कि मेरी जो बीवी है वो मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, या मेरे दोस्त ने ऐसे ऐसे किया था, या अभी मुझे कैंसर हो गया है, अब मेरा आगे क्या होगा, मेरे परिवार का आगे क्या होगा, मैं किस तरह से अपनी लाइफ को मैनेज करूंगा। तो ये बहुत सारे कुत्ते लगातार मेरे दिमाग के अंदर घूम रहे हैं और दिमाग बेचारा परेशान है। और जब वो परेशान होता है वो क्या करता है? शरीर को परेशान करता है, और शरीर के अंदर ये एड्रेनलिन रिलीज होता रहता है और हम किसी के साथ कुछ लड़ाई नहीं करते, बिस्तर के ऊपर बैठे बैठे ये कुत्ते पैदा करते रहते हैं अपने शरीर के अंदर, है ना। तो अब क्या हुआ? ये सारा एसिडिटी का संसार बन गया मेरे शरीर के अंदर, इतनी सारी एसिडिटी क्रिएट हो गई, अलग अलग तरह की बीमारी होंगी 2 वजह से। एक तो एसिडिटी क्रिएट हो गई क्योंकि एड्रेनलिन यूज नहीं हुआ। दूसरा क्या हुआ? जब ये एड्रेनलिन रिलीज होना था सिस्टम के अंदर, जब ये एनर्जी रिलीज होनी थी सिस्टम के अंदर, तो उस समय पे बाकी जितने भी हमारे जो शरीर के अंग हैं वो काम करना बंद कर देंगे, तो हमारी पाचन शक्ति ठीक से काम नहीं करेगी, हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं करेगा। लोग कहने लगेंगे कि मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई है, मुझे कब्ज की प्रॉब्लम हो गई है, मेरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिससे मैं सांस लेती हूँ वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो मेरा इतनी समय पे जब मैं ये कुत्तों से डील कर रही हूँ, मेरा अंदर का सिस्टम काम नहीं कर रहा है, वो ऐसे शट होके बैठ गया है। तो मैंने 2 नुकसान किए इस तरह के कुत्तों को पाल के। एक तो मैंने अपने शरीर की एसिडिटी बढ़ाई, और दूसरा मेरे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, जो मेरे अंग हैं, उनकी जो फंक्शनिंग है उसको मैंने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया। तो जो हमारे जिस तरह के विचार होते हैं,
जिस तरह हम सोचते हैं, ये कभी मत सोचिए कि मैं सोच तो दिमाग से रहा हूं, इसका मेरे शरीर क्या फर्क पड़ने वाला है। अरे इसका मेरे कैंसर से क्या मतलब है कि मुझे गुस्सा आता है? इसका मेरे कैंसर से क्या मतलब है कि मैं दुखी रहता हूँ? इसका मेरे कैंसर से क्या मतलब है कि मैं दिन भर मेरे ख्याल से मैम का नेटवर्क का इशू हो गया है। Yes, ma'am. ओके, तो इन सब चीजों का मेरे कैंसर से क्या मतलब है? मैं सोचता रहता हूं कि मेरे साथ 20 साल पहले उस आदमी ने, उस औरत ने, उस परिवार ने मेरे साथ खराब किया था, मुझे बहुत परेशान किया था। अगर मैं ये आज की डेट में सोचता हूं तो इससे मेरे पेट के कैंसर का क्या मतलब है? ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि इसी का मतलब है, ये ही पूरा का पूरा मतलब है। और ये मतलब अगर समझ में आ गया तो आपका जो शरीर का वातावरण है वो ऐसा रहेगा ही नहीं कि उसमें कैंसर के सेल्स अग्रेसिव हो सके। जैसे बोलते हैं ना, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि गंगा का पानी आज भी इतना शुद्ध है कि उसको पीने से प्रॉब्लम नहीं होती, इसके बावजूद कि उसके अंदर बहुत सारी नालियां आज जाती रहती, क्योंकि उसकी अपनी अंदर की शुद्धता इतनी ज्यादा है कि कुछ छोटा मोटा अंदर जाता भी रहता है तो वो पानी शुद्ध रहता है। तो अपने अंदर का वातावरण अगर इतना शुद्ध बना लेंगे तो कोई बाहर से इंजेक्शन भी देगा ना कैंसर के सेल्स के, तो वो खुद ब खुद मर जाएंगे। तो हमको वो वाला वातावरण अपने शरीर का अब बनाना है। और वो बनाएंगे कैसे? वो बनाएंगे इन तीनों चीजों के ऊपर काम करके। हमारा खाना पीना, हमारा सांस लेना और हमारा सोचना। और जब आप सेशंस अटेंड करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उसको जब प्रैक्टिस करेंगे पूरी तरह से, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ समझ लेने से, लिख लेने से कुछ नहीं होगा। जब आप उसको प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस में जो परेशानी आएगी उस क्वेश्चन को पूछेंगे, पूरा अपनी जिंदगी में उतार लेंगे, तो आपके कैंसर दोबारा होने के चांसेस, अगर आप पूरी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो कैंसर नहीं हो सकता है दोबारा। अगर अभी आपका ट्रीटमेंट हो रहा है तो ट्रीटमेंट के साथ साथ अपने ऊपर जब काम करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका कैंसर किस तरह से ठीक होता है। लेकिन सुनना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस में कमी रहेगी तो कोई फायदा नहीं, है ना। तो रोजाना सेशन में आप एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठेंगे। मैं हमेशा लेके बैठती हूँ जब सेशंस अटेंड करती हूँ। क्यों नोटबुक और पेन लेके बैठती हूँ? क्योंकि हो सकता है यहाँ पे 10 बातें हो रही हों और आपको एक बात ऐसी लगे कि ये तो मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसका एक छोटा सा नोट बना के रख लेना है और उसको बाद में ठीक से समझना है। तो इस तरह से हम लोग अगले 1 महीने में साथ में काम करेंगे, बिल्कुल पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ हम लोग आपके साथ काम करेंगे। लेकिन उतनी ही सिंसियरिटी, उतना ही डेडिकेशन आपकी तरफ से भी चाहिए, तभी हो पाएगा साथ में काम। ये ऐसी चीज नहीं है कि डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दी और केमोथेरेपी हो गई, हम जाके लेट गए, डॉक्टर ने केमोथेरेपी लगा दी। नहीं, वैसा नहीं है। अपने ऊपर
काम करना पड़ेगा। आप लोग अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं क्या? मुझे ऐसे करके बता दीजिए, आप लोग अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं क्या? क्योंकि मैं आपके साथ काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, क्योंकि संजीवनी की पूरी टीम आपके साथ काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है ताकि आपका कैंसर ठीक हो सके। लेकिन आप तैयार हैं क्या? है मैम। तैयार हैं? यस मैम। ऑल राइट। सो अगर आप लोग तैयार हैं तो हम लोग साथ में काम करेंगे एंड आई एम श्योर बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट्स आएंगे। तो गौसिया, हमारे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले वाले बैच में भी थे। जी मैम। तो अगर हम एक दो लोगों को अनम्यूट कर पाए जो ये बताएं कि उनको क्या फायदा हुआ पिछले वाले कोर्स से, या इसके पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस बारे में जो मैंने बात की। हाँ मैम, ठीक है। अगर आप लोगों को मैम से कोई सवाल पूछना है आज के सेशन को लेके तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं। किसी का आशा जी क्वेश्चन है? हाँ सॉरी। हाँ जी आशा जी। हेलो मैडम, जो ब्रीथिंग का जो बताया था ना उसके बारे में वापस रिपीट कर दीजिए। मैम ये ब्रीथिंग का कह रहे हैं, ब्रीथिंग का जो आपने बताया था ना कि हम यहाँ तक सांस लेते हैं पूरा नहीं को। हाँ, तो मैं ये बात कर रही थी कि हम जब सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है ना, हम सबको मालूम है ऑक्सीजन अंदर जाती है। और जब ऑक्सीजन पूरी तरह से अंदर जाएगी तो वो एसिडिटी को काटती है। और एसिडिटी को लेकिन कब काटेगी? जब ऑक्सीजन पूरी जाएगी। हम लोग अक्सर जो सांस है, आप अपनी सांस को देखिएगा बैठ के कि हमारी सांस जो है बहुत छोटी रहती है। और जैसे छोटे बच्चे को आप सोते हुए देखते हैं, उसकी सांस कैसी रहती है कि पूरा का पूरा पेट उसका ऊपर होता है, नीचे होता है, पूरा पेट ऊपर होता है, नीचे होता है। तो सांस वहां तक जा रही होती है ना, पूरी की पूरी सांस वहां तक जा रही होती है। लेकिन हमारी सांस नहीं जाती। हम आपको बीच में एक्सरसाइज कराएंगे कुछ, जिसमें हम आपको फील कराएंगे कि आपकी सांस कहाँ तक जाती है नॉर्मली और कहाँ तक जानी चाहिए। जो सांस है ना, इतनी हल्की चीज है, इतनी सटल चीज है। अगर आप अपने हाथ ऐसे करके बैठेंगे तो आपकी सांस सिर्फ यहाँ तक जाएगी। अगर आप अपने हाथों को ऐसे खोल के बैठेंगे तो आपकी सांस नीचे एब्डोमेन तक, पेट तक जाएगी, सिर्फ इतना करने से। पर हम लोगों को ये बात मालूम ही नहीं है कि जब हम ऐसे बैठते हैं तो हमारी सांस खुद ब खुद लंबी हो जाती है। जब हम ऐसे बैठते हैं तो हमारी सांस खुद ब खुद छोटी हो जाती है। तो हमारा जो शरीर है, जिसको हम इतनी बुरी तरह से डील करते हैं, ये इतना नाजुक है और इतना सटल है कि इतनी छोटी छोटी चीजों से फर्क पड़ता है। तो जब सेशन खत्म हो जाएगा, फिर आप 2 मिनट अपनी आंख बंद करके अपने थाइस के ऊपर हाथ ऐसे रख के बैठिएगा और अपनी सांस को फील करिएगा कहाँ तक जा रही है। और फिर ऐसे करके बैठिएगा और फिर सांस को फील करिएगा कि कहाँ तक जा रही है। इसीलिए शायद जब मेडिटेशन में बैठते हैं, प्राणायाम में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, योगा के आसन करते हैं, तो हम लोग हाथ को ऐसे रखते हैं। और मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन और एसिडिटी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। जो जितनी ये शरीर के अंदर बढ़ती रहेगी उतनी ये कम होती रहेगी और इसी के ऊपर कैंसर के सेल्स बनते हैं। तो इसको कम करना है, इसको एसिडिटी को कम करना है हमें। लेकिन हम ये पूरी बात आपको आगे के सेशंस में बताते रहेंगे। थैंक यू मैम। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि कुमार जी की तरफ से। रवि कुमार जी प्लीज। रवि कुमार जी आपकी वॉइस नहीं आ रही।
रवि जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। और कोई है गासिया? रवि जी आप अपना ऑडियो सेटिंग चेक करें। अरुण जी हैं मैम। अरुण जी प्लीज। अरुण जी लिख के भी भेज सकते हैं। मैम अश्विनी फले जी का ये क्वेश्चन है इन चैट कि इज देयर एनी लिंक बिटवीन ब्रेन ट्यूमर एंड एसिडिटी? यस, ह्यूज कनेक्शन, बहुत बड़ा लिंक है, बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो जो मैं आपको बता रही थी कि जो कैंसर के सेल्स हैं वो पलते ही एसिडिटी के ऊपर है। तो अगर आप ये सोचिए, अगर ये ट्यूमर है, चाहे वो यहाँ है, चाहे वो यहाँ है, चाहे वो यहाँ है, वो किसी भी जगह पे है, तो अगर ये ट्यूमर है और ये एसिडिटी के ऊपर पलते हैं, मतलब यहाँ पे जाके ये कबूतर की तरह अपना दाना खाते रहते हैं और मोटे होते रहते हैं, तो अगर मैंने ये एसिडिटी खत्म कर दी तो ये ट्यूमर क्या होगा? खुद ब खुद ये कैंसर के सेल्स मर जाएंगे और आपका ट्यूमर खुल जाएगा। Isn't it? तो अपनी जो टॉक्सिसिटी है, अपनी जो एसिडिटी है, अपना जो शरीर के अंदर जो हमारे गंदगी हो जाती है जाने बिना जाने, ऐसा नहीं है हम जानबूझ के डालते रहते हैं, लेकिन जब हम इसके ऊपर काम करेंगे और ये खत्म हो जाएगी तो फिर ट्यूमर खुद ब खुद जाना ही चाहिए। हाँ गासिया जी मैम। ऑल राइट। मैम रवि जी ने वापस अपना हाथ रेज किया, एक बार चेक कर लेते हैं आपका ऑडियो। हाँ हाँ जी रवि जी। रवि जी आपकी वॉइस अब भी नहीं आ रही है। आई गेस माइक में कोई प्रॉब्लम है। आप प्लीज आपका जो भी सवाल है आप चैट पे डाल दीजिए तो मैं ले लूंगी। मैम दैट्स मैम मैम क्वेश्चन यहाँ पे हम पिछले बैच के पार्टिसिपेंट्स को लें। हाँ यस। तो हमारे साथ कौन है? मनीषा है क्या? जी मैम। मनीषा गुप्ता जी। मनीषा, शानू, उद्धव, इनमें से कोई भी है? शानू जी। हाँ हेलो। हाँ जी आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ मैम। यस शानू, मैं आपसे आप हमको 1 मिनट में ये बताइए कि आप कोर्स से जुड़े रहे, पिछले वाले बैच में थे, तो आपकी कोई शरीर की कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई इससे, या आपको जिस तरह का फील होता, आपको क्या फायदा हुआ? 1 मिनट में बस ये बताइए। जी मैम, मुझे तो इससे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। पहले जैसे आज का सेक्शन तो मेरे को इतना अच्छा लगा, मेरे को इतना पता ही नहीं था, सब कुछ नहीं पता था, पानी कैसे पीना है, सांस को कैसे लेना है। मेरी बीमारी को 6 महीने हो गए ना, तो मैंने अपना बहुत लगता है मैंने वेस्ट किया, मगर आज का सेक्शन सुन के तो मेरे को इतना लगा, और जो पिछले 15 दिनों से मैं सुन रही हूँ उससे मैंने बहुत ही ज्यादा रियलाइज किया है कि मेरे को अपने साथ कैसा करना, और अभी मैं अपने आप को इतना हल्का फील कर रही हूँ, बहुत ही ज्यादा, पिछले 15 दिनों से बहुत ज्यादा। वैसे मैं कीमो करवा के आती थी तो पड़ी रहती थी 7-7 दिन तक, उठना नहीं, मेरे को उल्टियां हो रही है, मेरे को वोमिट हो रही है। मगर जब से ये मैंने सेक्शन स्टार्ट किया, उस दिन भी आपने देखा होगा मैंने हॉस्पिटल से सेक्शन स्टार्ट किया, वो किया, अटेंड किया,
तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना ये आपका सेक्शन, मेरे लिए तो सच्ची में बहुत रामबाण है, बिल्कुल संजीवनी की तरह मेरे को तो लग रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा। मेरे को तो बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ इससे। मैं सबको बोलूंगी कि बिल्कुल इसको अप्लाई करें। मैं करती हूँ डेली अप्लाई, टैपिंग वाला भी करती हूँ, और जो भी मैम ने जिन्होंने भी शब्द समझाया जो योगा है वो सब मैं करती हूँ अप्लाई, और मैं अपने आप को बहुत हल्का फील कर रही हूँ। अब आपने जैसे आज बता दिया कि अब कैंसर नहीं होगा, मुझे भी लग रहा है कि रिपीट नहीं होगा। ये जो सारे मैंने सेक्शन अटेंड किए हैं बहुत अच्छे से अटेंड किए, इसीलिए मैं वापस, क्योंकि मैंने 15 दिन ही किया था तो मैं वापस इसीलिए अटेंड किया। और आज का सेशन तो आपने जो बोला बहुत ही अच्छा, मैं इसको वापस अप्लाई करूंगी। सांस वास मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था ये सब। अपना खाना पीना, अपना सांस लेना, अपना सोचने का तरीका, बस 3 चीजें। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू शानू। और कौन है हमारे साथ? उद्धव जी है मैम। हाँ उद्धव जी प्लीज। हेलो उद्धव, अगर आप 1 मिनट में बताएंगे कि आपको जो आपने पिछला बैच ज्वाइन किया था उससे आपको क्या फायदा हुआ? अभी मैंने मैडम सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों के साथ मैं जुड़ा, वो जुड़ने से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत पॉजिटिव एनर्जी अपने आप आ गई हमारे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने अच्छे लोगों के ग्रुप में मैं सम्मिलित हो गया, मेरे लगता है लाइफ का एक अलग अचीवमेंट हो गया। और दूसरी बात है कि आपसे आपकी एक बात कि आपको कैंसर ठीक करना तो आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना पड़ेगा, और क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे सांस लेना है। जैसा मैंने मिल्क प्रोडक्ट बहुत खाना कम कर दिया, शुगर लगभग बंद कर दिया, नॉन वेज बंद कर दिया हूँ, तो ये सब बहुत फायदे हुए हैं। एक्चुअली मैडम मुझे स्टेज 0 का कैंसर ही था, कुछ ज्यादा नहीं था, ना मैंने कोई कीमो लिया ना कोई रेडिएशन लिया, कुछ करना नहीं पड़ा। डॉक्टर बोला सब ठीक है, केवल 6 महीना या साल भर में एक बार आके आधे घंटे के लिए तुम आके सिस्टोस्कोपी करवा लेना, उतना ही प्रॉब्लम था। अभी आपके सुनने से, आपके सेशन सुनने से मुझे अभी नींद काफी अच्छी आती है। मैं बहुत ज्यादा इसका प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, कम से कम 7-8 सेशन का तो पूरा प्रैक्टिस किया हूँ। जो सामवी मैडम का था या तो रेस्ट का टेक्निक था इनका, अक्षरा सर का, वो सब मैं पूरा प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लगभग डेली कर रहा हूँ। बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सुबह दिनेश सर का पूरा योगा एक स्टेप में लिख लिया हूँ और पूरा एक भी नहीं छोड़ रहा हूँ, चाहे जो भी योगा उन्होंने बताया है मैं सारा योगा कर रहा हूँ और मुझे बहुत फायदा हो रहा है। लास्ट वीक में मैं एक वीडियो ही भेजा था, एक्चुअली अर्पिता मैडम ने आज के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने काफी पीछे पड़ गई काफी कि आप मुझे वीडियो भेजिए, आपने काफी सेशन अटेंड किया है, तो मैंने भेजा था, पता नहीं कैसा है नहीं है, आपको पसंद आया या नहीं है, लेकिन मैं कुछ बोल दिया था, तो मेरा पूरा सेशन मुझे अच्छा लगा। लास्ट में एक बात और बोलना चाहता हूँ कि मैं मैडम पहले इंजीनियरिंग डिग्री लिया था IIT खड़गपुर से, तो मैंने बाद में देखा कि मैं बहुत कुछ भूलते जाता हूँ, जब उससे डिस्कनेक्ट हो गया तो एक दोस्त ने बोला सबसे अच्छा है तुम टीचिंग करो, तो मैंने रुड़की में टीचिंग कर रहा था, तो मुझे सारी चीज याद आ रही है। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरा एक दोस्त चंडीगढ़ में है, उसको मैं डेली शाम को शाम एक न एक टेक्निक आपका जो है सेशन के बारे में डेली बताता हूँ उसको, वो कैसे जीना है, कैसे सांस लेना है, मैं डेली किसी को पढ़ा भी रहा हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरा खुद का रिवीजन हो जाता है, रिवीजन हो रहा है काफी, और कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। अभी रात में ऐसी हुई नहीं कि कभी नींद नहीं आता था। कल जब भी नींद नहीं आता है, मैं रेस्ट टेक्निक है, होपोनोपो टेक्निक है या जर्नलिंग है, वो सब शुरू कर देता हूँ, नींद तो खुद ब खुद आ जाती है, नींद बहुत अच्छी आ रही है। और मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने इतना अच्छा सेशन कोऑर्डिनेट किया है, और जो भी इसके संचालक हैं या जो भी हैं। और मैडम जब हिंदी में आपकी बुक आएगी, इंग्लिश में बुक आई अभी तो मिली नहीं मुझे, हिंदी में बुक आएगी तो मैं उसे जरूर पढ़ना चाहूंगा, एक बार मैं उसे जरूर खरीदूंगा और दूसरे को रेफर करूंगा। लास्ट में मैडम आपसे एक बात और बोलनी थी मुझे, बताइए। मेरा ड्यूटी मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 6 to शाम 6 रहता है, तो उस दिन तो मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। अगर मैं सैटरडे संडे कुछ टाइम दे पाता हूँ आपके लिए, तो उसके लिए मैं आगे भी अगर कुछ टाइम आपके लिए दे पाता हूँ, इस वेलनेस के लिए या खुद के लिए कुछ कोर्स करना पड़ेगा, तो मुझे आप फ्यूचर में गाइड कीजिएगा प्लीज। पक्का हम लोग जब मैं दिल्ली आऊंगी हम लोग मिलेंगे। थैंक यू मैडम। मैम हमें मनीषा गुप्ता जी ज्वाइन करें। मनीषा गुप्ता जी प्लीज। नमस्कार रूबी मैम, गौसिया नमस्कार। आप ये क्या लेके बैठे हैं मनीषा? देखिए ये जो सब मैंने लास्ट 1 मंथ में इतना कुछ सीखा है कि जितना मैं थैंक यू बोलूं उतना कम है, इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। अब मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी कि इतना कुछ चेंज किया, ग्रीन
कलर जो मैं चेस्ट वॉल डेस्मोप्लास्टिक स्मॉल सेल राउंड ट्यूमर की पेशेंट थी, मैडम ने जैसे बताया है नहीं, अब था, अब नहीं है मुझे। वेरी नाइस। इतना कुछ मैं सीख लिया कि जब भी मैं जाती हूँ हॉस्पिटल, थैंक यू को लेके जाती हूँ, डॉक्टर्स को, पुलिस पर्सन को, वॉचमैन को, सभी को सर झुका के हम उनको थैंक्स करते हैं और वो भी हमें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं मैम। यही जो हम कर सकते हैं उनके लिए हम करते हैं, जो सब मैंने यहाँ से सीखा। और जो फॉरगिवनेस बताया था मैडम ने कि अपने आप को फॉरगिवनेस दो, मैडम मैंने 2-3 बार अपने आप को फॉरगिवनेस किया अपनी मिस्टेक के लिए, बाय डिफॉल्ट मेरी वो मिस्टेक ही चली गई। और पहले अपने आप को किया, फिर दूसरों को किया, जिसने मुझे किया था या मैंने जिसको किया था, सबको किया। मतलब कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरे को ये लगा कि ये भी कम है, और शायद जो हम कहते हैं ना कि ढूंढ रहे थे, बस भगवान ने भेज दिया, ढूंढते रहे कि कुछ ऐसा मिल जाए, और वो मिल गया। और उसके साथ साथ जो आपने बताया कि शीतकारी दिनेश सर ने बताया था, और ये मेरा खुद के जो मैं सब बोल रही हूँ ना, सब एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मैडम मेरी बॉडी से हीट निकल रही थी, शीतकारी मैंने किया ओनली 3 days, मेरी बिल्कुल खत्म हो गई बॉडी से हीट। शीतकारी इतना अच्छा, ज्यादा इतना बढ़िया है। और जो डीप ब्रीदिंग आप बताते हैं, डीप ब्रीदिंग तो इतना मैंने हैबिट में ला लिया है कि इफ आई एम डूइंग सम वर्क एट होम, साइमल्टेनियसली आई डू डीप ब्रीदिंग आल्सो। वेरी नाइस। पावरफुल है वो, इतनी पावरफुल है। डीप ब्रीदिंग को मैंने पूरी तरह से अपने उसमें ले लिया है रूटीन में। और आपने जो मिल्क, व्हीट, शुगर स्किप करने के लिए बोला, सजेस्ट किया, वो भी स्किप कर चुकी हूँ। और मेरी 24 ट्रिवेक्टिडिन डोसेज के बाद मैं खुद ही जाती हूँ, अकेली जाती हूँ, अपने आप ही डॉक्टर के पास जाके करती हूँ। सब आप लोग के जो सजेशन मिल रहे हैं ना, और ये मिल्क वगैरह बिल्कुल छोड़ दिया है, जैसा मैडम ने भी बताया था। इसकी जगह आपको मैडम ने Q3 बताया था, पोमीग्रेनेट, पंपकिन और पपाया। मैंने इन तीनों चीजों को अपने प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए और ज्यादा ऐड कर लिया। और मैं पंपकिन का जूस भी बना के पीती हूँ, उसमें जैगरी और इलायची मिक्स करके पी लेती हूँ, और इतना अच्छा टेस्ट उसका आता है। ग्रीन जूसेस जो मैडम ने बताया था, ग्रीन जूसेस से अपनी एनर्जी में डेवलप करती हूँ, और उससे हमारा आयरन भी होता है। मैडम ने एक चीज बताई थी कि पालक में आयरन प्लस फास्फोरस है, तो मैंने तो ये सारी चीजें मैडम घर में ही किचन गार्डन अपना बना लिया। घर की पालक खाते हैं हम, धनिया खाते हैं, और गेहूं, व्हीट ग्रास, ग्रीन जूसेस को सबको लेके कि बस आई हैव टू कम आउट दिस प्रॉब्लम, आई एम हेल्दी, बस आई एम हेल्दी, ऑलवेज आई कीप ऑन टेलिंग माई सेल्फ आई एम हेल्दी। इससे कुछ नहीं है। और एक ये देखिए मेरी वाटर बॉटल है, ये इसको मैं चार्ज करती हूँ पीने से पहले, इसमें रेज देती हूँ, वाइब्रेशन देती हूँ पॉजिटिव, और इसको हम सन रेज में भी रखते हैं, और इतना मन से हम पीते हैं कि लगता है कि वाकई में ये हमें पूरी तरह से एनर्जी दे रहा है और हमें ये ठीक कर रहा है बहुत ज्यादा। और मॉर्निंग में मैं वीट या कुछ, वीट तो खैर छोड़ ही दिया है, नहीं लेती, सिर्फ फ्रूट्स लेती हूँ, जैसे आप हमेशा हमें बता रहे हैं कि आप ग्रीन जूसेस और फ्रूट्स ले, वो मैं लेती हूँ। मॉर्निंग से ही मेरा हल्दी और ग्रीन जूसेस ये सब शुरू हो जाते हैं, वो करते हैं। तो बस आपकी हम तो बस वर्ड्स नहीं। थैंक यू मनीषा, आप ऐसे ही खुश रहिए, बिल्कुल मजे में रहिए, हेल्दी रहिए। बस हम लोग संजीवनी में सिर्फ यही आपके लिए प्रे करते हैं, और हमारी यही कोशिश है। थैंक यू सो मच। हम भी इतनी सारी विशेष, क्योंकि विशेष हर कोई एक दूसरे को देता है, कि आप सब लोग इतने हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी रहें, क्योंकि सभी एक दूसरे के साथ विशेष, आप सभी लोगों का इतना एफर्ट कि हमारा एक रूटीन बन गया। हाँ, इस टाइम पे भी मैडम आएंगी, कौसी आएगी, सैनिका भी आएगी, सब आएंगे, तो जल्दी से अपना टाइम 11:15 बजे टाइम पे बैठ जाओ, एक रूटीन हमारा बन गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अगेन। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू सो मच। मैम हमारे साथ मनीषा सांघवी जी हैं। हाँ। मनीषा सांघवी जी प्लीज। मैम एक तो पहले मैं आपको सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी। मेरा पूरा लाइफ जीने का चेंज हो गया। अभी मुझे गुस्सा नहीं आता है, अगर 1-2% आ भी गया तो मैं अवेयर हो जाती हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, उससे मुझे नुकसान है। और मेरे फैमिली में भी मेरे 2 बेटे, वो दोनों का भी नेचर चेंज हो गया है। अरे मेरा वाह, बड़ा वाला बेटा nice. अभी कूल हो गया है। हाँ हाँ,
या ओके वो बहुत गुस्से वाला था, तो मैं वो पार्ट वो छूट गई थी कि मुझे ही नहीं समझ में आता था कि गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है, कैसे सोचना है, कैसे जीना है, कैसे आनंद में रहना है। तो वो मेरा बेटा भी फॉलो कर रहा है। मेरे घर में पूरा वातावरण चेंज हो गया है। अभी मुझे दुख नहीं लगता है, मुझे मिस किसी के पे गुस्सा नहीं आता है, और मैं एकदम फ्रेश रहती हूँ, हैप्पी रहती हूँ, मुझे टेंशन नहीं आता है। मैं फ्यूचर का भी सोचती नहीं हूँ, मैं पास्ट का भी सोचती नहीं हूँ। प्रेजेंट में 100% आप जैसे बोलते हो ऐसे करती हूँ। फिर आपने जो एक्सरसाइज दिखाई है, जो मेडिटेशन सिखाया है, वो सब मैं करती हूँ। डेजी मैम ने जो टैपिंग सिखाया वो करती हूँ। फिर ओपोनोपो करती हूँ। मुझे पूरा दिन मैं फ्रेश रहती हूँ, और मेरा बेटा भी करता है, और मेरे फैमिली में पूरा वातावरण चेंज हो गया। मैं सच में भगवान को मांगती थी, और भगवान ने आपको मुझे भेज दिया। थैंक यू Thank you, सो ma'am. मच मनीषा। आप हमेशा ऐसे ही रहिए, हेल्दी रहिए, आपको खुश देख के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मनीषा जी। मेरी मॉम का भी नेचर चेंज हो गया। अरे वाह, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच मनीषा जी। सबका फायदा हो गया। थैंक यू, आप सबका थैंक यू। थैंक यू मनीषा। तो आई होप अभी हमारे साथ कितने लोग हैं गौसिया, कितने लोग जुड़े हुए हैं? मैम हमारे साथ 200 के ऊपर लोग जुड़े हुए थे, लेकिन क्योंकि हम 12:30 से आगे चले गए तो बहुत सारे लोग लीव हो गए। हाँ, ओके। सो आई होप कि वी विल ऑल वर्क टुगेदर एंड लेट्स कंप्लीट द सेशन। फिर हम लोग कल फिर नया सेशन करेंगे। जी, जैसे कि मैम ने बताया, जैसे कि ये एक दिन का सफर नहीं है, ये आने वाले 1 महीने में हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। सांस पे ध्यान कैसे लिया जाता है, अपने सोच को कैसे कंट्रोल किया जाता है, खाने पीने का ध्यान कैसे लेना है, कैसे क्या खा रहे हैं, किस समय पे खा रहे हैं, किस कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं, सांस हम किस तरीके से ले रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ तक ही ले रहे हैं या पूरे बॉडी तक हमारी ब्रीदिंग पहुंच रही है, या फिर हम जो सोचते हैं हम किस तरीके से सोच रहे हैं, हम सिर्फ अपने आप को नुकसान करने वाली बातें सोच रहे हैं या फिर हम अपने सोच से अपने आप को फायदा भी कराना चाहते हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोगों को आने वाले 30 दिन में सीखने मिलेंगी। प्लस हमारे इस प्लेटफॉर्म में डॉक्टर्स भी आएंगे, जैसे कि बहुत सारे लोगों को अपने ट्रीटमेंट के लेके आज, क्योंकि कोविड-19 के माहौल में बहुत सारे लोगों को टेंशन है कि हमारा ट्रीटमेंट का क्या होगा, कैसे करना है, जाना है या नहीं जाना है, ये सारी चीजों को लेके भी सवाल है बहुत सारे लोगों को। हम लोग यहाँ पे हैं आप लोगों के लिए और हमेशा रहेंगे। 30 दिन हम आपको बहुत सारी नई चीजें सिखाएंगे, आपकी परेशानी ज्यादा से ज्यादा हल करने की कोशिश करेंगे। हम बस ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अगर आप हमारा साथ देंगे तभी हम आपकी कुछ मदद कर पाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। आप हमारे साथ YouTube द्वारा भी जुड़ सकते हैं। हमारा चैनल है संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर के नाम से एक, और दूसरा चैनल है रूबी आलूवालिया जी के नाम से। वहाँ पे भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं। जो लोग सेशन के बाद भी बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो लोग हमारे चैनल्स पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हम कल फिर मिलेंगे 11:15 पे। आप सबकी बहुत सारी मुश्किलें जो है आसान करने के लिए और खुशी, आपके साथ खुशी बांटने के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। टिल देन के लिए टेक केयर। थैंक यू ऑल द काउंसलर्स। एंड आपके अगर जो भी सवाल हैं आप लोग ने नहीं पूछ पाए, आप मुझे हमारे काउंसलर को मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 4 से 5 बजे के बीच में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कल हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।